नमस्कार दोस्तों, भारत की जलवायु का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भारत की जलवायु की आज की ये क्लास दूसरी क्लास होगी। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने भारत की जलवायु का एक संक्षिप्त परिचय लिया था, जिसमें हमने भारत में जो मानसून है उसको समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो वर्षा है, जो भारत में दोनों ऋतुओं में, ग्रीष्मकाल में और शीत ऋतु में जो वर्षा हो रही है, उन वर्षा के होने के जो प्रमुख कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों पर हम लोगों ने संक्षिप्त तौर पर चर्चा की थी। हमने कल की क्लास में, अगर आपने वो कल की क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको आज की क्लास और उसके बाद मानसून से आने वाली जो अगली क्लासेस हैं वो आपको समझ में आएंगी। तो आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लें। आज की क्लास में हम लोग मुख्यतः शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है भारत में, उसका अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि भारत में दो प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती हैं। भारत में दो प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती हैं। एक को कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, और दूसरा होता है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। ठीक है ना। इसी आधार पर हमने बताया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो हैं, ये इन हवाओं से ग्रीष्मकाल में, अर्थात ये हवाएं ग्रीष्मकाल में भारत में चलती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो इससे ग्रीष्मकाल में, अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से ग्रीष्मकाल में भारत में वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो हैं, ये शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली हवाएं होती हैं। इनका प्रवाह हमेशा उत्तर से पूर्व की ओर होता है। ठीक है ना। दोनों हवाएं, अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं अगर प्रवाहित हो रही है तो इनकी दिशा हमेशा कैसी होगी? जिस दिशा से ये चल रही हैं, अर्थात जिस दिशा से ये बन रही हैं। तो दक्षिण पश्चिम का तात्पर्य होगा कि अगर इस तरीके से हम भारत को डिवाइड कर दें चार अलग अलग दिशाओं में, तो ये उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिम का तात्पर्य होगा कि ये है दक्षिण और यह है पश्चिम, अर्थात दक्षिण और पश्चिम के बीच में इस तरीके से जो हवा प्रवाहित होगी। ठीक है ना। वैसे ये जा किधर रही है? उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर ये हवा प्रवाहित, लेकिन आ किधर से रही है? दक्षिण पश्चिम की तरफ से। ठीक है ना। तो इसको कहा जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। ये ग्रीष्मकाल में होती हैं। इस पर हम लोग आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास का जो मुख्य हम लोगों का विषय होगा वो होगा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, अर्थात शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। शीत ऋतु में मौसम की जो क्रियाविधि है, अर्थात भारत में शीत ऋतु में कहां कहां और किन कारणों से भारत में बारिश हो रही है, वर्षा होती है, इस पर हम लोग आज की क्लास में मुख्यतः चर्चा करेंगे। उत्तर पूर्व का मैंने क्या तात्पर्य बताया? उत्तर पूर्व यानी कि हवा जिस दिशा से प्रवाहित हो रही है, जिधर जा रही है उधर नहीं, जिधर प्रवाहित हो रही है वो दिशा मुख्यतः मानी जाती है। तो उत्तर पूर्व का तात्पर्य होगा कि ये उत्तर पूर्व से, आप देख रहे होंगे, ये है पूर्व और यह है उत्तर। तो उत्तर पूर्व से जा किधर रही है? ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर ये प्रवाहित हो रही है। तो आ किधर से रही है? उत्तर पूर्व से। तो इसे कहा जाएगा उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं। ये हवाएं शीत ऋतु में प्रवाहित होती है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना। क्योंकि पहले इसको कुछ इसके जो बेसिक सिद्धांत हैं उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। शीत ऋतु में हेडिंग डाल देंगे। आज से आप लोग लिखना प्रारंभ करिए। कल की क्लास में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी उसे आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, नोट किया होगा, और जो भी हमने कल मैप में भरा था उसे आप लोगों ने बना लिया होगा। आज की क्लास में भी जो कुछ भी हमने मैप में बनाया है, आप इसी तरीके से इसको बना लीजिए, ताकि उसके बाद आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो भारत में जो शीत ऋतु, हेडिंग डाल देंगे भारत में शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। हेडिंग डाल देंगे भारत में शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तात्पर्य है कि भारत में शीत ऋतु में मौसम में किस तरीके के बदलाव आते हैं, कहां कहां उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और शीत ऋतु में भारत में कहां पर वर्षा होती है, ये मुख्यतः हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ये लगभग
20 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च के बीच में भारत में वर्षा होती है। अलग अलग स्थानों पर वर्षा होता है और उसके अलग अलग कारण होते हैं। ये जो 20 दिसंबर से 15 मार्च तक भारत में वर्षा हो रही है, इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। अर्थात भारत में शीत ऋतु की वर्षा दो हवाओं से भारत में वर्षा होती है। उसको हम बोलते हैं, पहला पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, इन दोनों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इससे आप लोग हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे कि भारत में पॉइंट टू पॉइंट आप बातें लिखेंगे। जैसे लिखेंगे पहला पॉइंट कि शीत ऋतु में वर्षा 20 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है। 20 दिसंबर से 15 मार्च लगभग तक होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में शीत ऋतु में वर्षा दो हवाओं से होती है। भारत में शीत ऋतु में वर्षा दो हवाओं से होती है, ठीक है ना। पहला पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, अब हेडिंग बना लेंगे पश्चिमी विक्षोभ, इसको बना लेंगे पश्चिमी विक्षोभ। अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, उससे पहले हम लोग समझते हैं शीत ऋतु। भारत में शीत ऋतु कैसे आता है। शीत ऋतु का तात्पर्य है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। ये हमारी से आप गोल मान लेंगे, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। इसमें इसी रेखा के समानांतर कुछ लाइनें खींची गई होती है, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ऊपर वाली गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं उसे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश उसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इन अक्षांशों का जो निर्धारण किया गया है इसे हम लोग अक्षांश और देशांतर वाला जो टॉपिक होगा भौतिक भूगोल का, उसमें विस्तृत तरीके से लिखवाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इन अक्षांशों का निर्धारण पृथ्वी पर पड़ने वाले जो सूर्य का प्रकाश है उसके आधार पर उसको निर्धारित करने के लिए किया गया। अर्थात पृथ्वी पर तापमान का निर्धारण करने के लिए अक्षांशों को बनाया गया है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी पर वर्ष भर 23.5 डिग्री, जैसे कि मैंने कहा ये 0 डिग्री है और यहाँ पर 90, तो 90 डिग्री यहाँ ऊपर हो जाएगा इस जगह पे। इसे हम आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, इसको हम कहेंगे साउथ पोल, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो 90 लाइनें इधर, 90 लाइनें यहाँ पर होती हैं। तो 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसी एक 23.5 की अक्षांश रेखा होती है नॉर्थ में, ठीक है ना। 23.5 डिग्री अक्षांश, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसको कहा जाता है कर्क रेखा। और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री अक्षांश की जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में विचरण करती रहती है। लंबवत किरणें सूर्य की जो पड़ती हैं वो यहीं पर पड़ती हैं। इसी कारण से इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात वर्ष भर यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, गर्म क्षेत्र होता है ये। और भारत की स्थिति जो बनती है ये कर्क रेखा है। आप देखोगे भारत के बीच में से होकर के कर्क रेखा गुजर रहा है। तो कर्क रेखा भारत के चूंकि बीच में से है तो आधा भारत जो है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 23.5 से लेके 45 की जो लाइन बनती है, 45 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री नीचे, इसे हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। और उसके नीचे 45 से लेकर के और 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर चूंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी ही होती हैं, इस वजह से यहाँ पर तापमान हमेशा कम ही रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र बनता है। तो इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर अर्थात 66.5 से लेकर 90 तक ध्रुवीय कटिबंध बनता है। यहाँ पर बर्फ जो है वर्ष भर जमा रहता है। सूर्य की लंबवत किरणें या किरणें जो है यहाँ पर पहुंच नहीं पाती हैं, या अलग अलग स्थितियों में यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से सूर्य के प्रकाश पड़ने के आधार पर अर्थात पृथ्वी पर तापमान वितरण के आधार पर पूरी पृथ्वी को 4 कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है ना। मैंने कहा कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ये 23.5 डिग्री से लेकर के और 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के साउथ के बीच में विचरण करती हैं। तो इस वजह से तापमान में
कुछ परिवर्तन भी होता है। इसको समझने की ठीक से कोशिश करते हैं। पहले हम इसे बना लेते हैं, फिर आप इसे ठीक से समझिएगा। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा, ठीक है ना। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन और ये है 23.5 डिग्री साउथ की लाइन, ठीक है ना। अर्थात यह है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा, ठीक है। मैंने कहा कि सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर इसके बीच में विचरण करती हैं। अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कहां पर पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर। 21 जून को कर्क रेखा पर और 23 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ रही हैं? मकर रेखा पर। इस तरीके से सूर्य की लंबवत किरणें यहां से लेके यहां तक विचरण करती रहती हैं। बात समझ में आ रही है? अब चूंकि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग बेसिकली पश्चिमी विक्षोभ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ठीक से समझिएगा। भारत की जो स्थिति है वो कहां पर है? भारत की स्थिति है कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के जा रहा है, यहां पे है, ठीक है ना। इसके ऊपर कर्क रेखा से यहां पे हम एक लाइन ले लेते हैं, इसको हम कहेंगे 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, और एक लाइन दक्षिणी गोलार्ध में और इसको कहा जाएगा 45 डिग्री साउथ, ठीक है ना। इसके बाद नीचे 45 डिग्री से लेकर के ये हम मान लेते हैं 66.5 नॉर्थ, और एक लाइन हम इसके नीचे ले लेते हैं और इसको हम मान लेंगे 66.5 साउथ। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। पृथ्वी पर जिस स्थान पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगे, स्वाभाविक है कि वहां पर उस दिन का तापमान सबसे अधिक होगा, उस दिन का तापमान सबसे अधिक होगा, और इसी तरीके से तापमान में भी इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि 23.5 डिग्री ऊपर से लेकर के नॉर्थ से लेकर के साउथ तक यहाँ पर तापमान वर्ष भर अधिक रहता है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें कि सूर्य की यदि लंबवत किरणें, ध्यान दीजिएगा, बहुत ठीक से समझिएगा, सूर्य की यदि लंबवत किरणें कहां पर पड़ रही हैं? विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि विषुवत रेखा पर उस दिन का तापमान सबसे अधिक होगा। तो मान कर चलते हैं कि यहां पर इसका तापमान हो गया 50 डिग्री, यहां पर इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान है, कहां पे? विषुवत रेखा पे। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, यह है 90 और यहां पर है 90, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में परिवर्तन आएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी हो रही हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी हो रही हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 होगा तो यहाँ पर मान लेते हैं 40 होगा, यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर मान लेते हैं 10 होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ऊपर भी होगा कि यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर मान लेते हैं 10 होगा, ठीक है ना। ये अनुमानित मैं समझाने की वजह से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि सूर्य का, मैंने कहा कि लंबवत किरणें कहां पर आ रही हैं? यहां पर आ रही हैं, सूर्य की लंबवत किरणें यहां से लेके यहां तक आ रही हैं। तो यदि सूर्य की लंबवत किरणें यहां पर पड़ रही हैं, मान लेते हैं कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी वहां पर तापमान सबसे अधिक होगा। तो सूर्य की लंबवत किरणें यदि यहां पर पड़ रही हैं अर्थात कर्क रेखा पे, तो यहां का तापमान कितना हो जाएगा? यहां का तापमान हो जाएगा 50। अब इसी तरीके से तापमान जो है दोनों तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि अगर यहां पर तापमान 50 होगा तो यहां पर तापमान कितना होगा? विषुवत रेखा पे 40 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पे 20 हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा और यहां पर 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी तरीके से ऊपर भी शिफ्ट होगा, तो यहां पर अगर 50 है तो यहां पर हो जाएगा 40, यहां पर हो जाएगा 30 और यहां पर हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि सूर्य का तापमान जो है, यानी सूर्य की लंबवत किरणें जो हैं वो मकर रेखा पर भी पड़ती हैं, तो सूर्य की लंबवत किरणें मान लीजिए यहाँ पर पड़ रही हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पलट जाएगा, अर्थात अब यहाँ पे तापमान कितना हो गया? 50 हो गया। अब इसी तरीके से ये दोनों तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 50 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अर्थात आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य के विचरण करने की वजह से तापमान में परिवर्तन आ रहा है प्रत्येक अक्षांश पर, तापमान में परिवर्तन आ रहा है प्रत्येक अक्षांश पर,
समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? अब चूंकि ये गोलार्ध, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो सूर्य जिस गोलार्ध में होता है उस गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है अर्थात ग्रीष्म ऋतु होता है, और जिस गोलार्ध में उसकी लंबवत किरणें नहीं पड़ रही होती हैं उस गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है। इस तरीके से मौसम का विभाजन होता है। जैसे कि सूर्य की लंबवत किरणें, अब यहाँ से इधर की तरफ जब सूर्य आएगा तो सूर्य की लंबवत किरणें किधर पड़ रही हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी अधिक होगी, और चूंकि इसकी लंबवत किरणें इधर नहीं पड़ रही हैं तो तापमान देख रहे होंगे घट जा रहा है इधर। जब सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 50 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 50 तापमान होगा, तो 50, 40 इस तरीके से ये कम होगा, तो इधर गर्मी ज्यादा होगी और ऊपर ठंडी हो जाएगी, ऊपर का जो तापमान होगा वो कम हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो इस तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें एक प्रभाव और पड़ता है, हवाओं की जो चलने की दिशा होती है, हवाओं के चलने की जो दिशा होती है वो हमेशा ठंडे से गर्म की ओर होती है, ठंडे से गर्म की ओर होती है। तो ये भारत की स्थिति है। यदि सूर्य की लंबवत किरणें यहां पर पड़ रही हैं अर्थात किस स्थान पे? मकर रेखा पे, तो इस स्थान पर क्या होगा? गर्मी होगी, यह स्थान ज्यादा गर्म होगा, और जैसे जैसे हम इसके ऊपर उठेंगे तापमान ठंडा होता जाएगा, तो यहां पर तापमान कैसा होगा? ठंडा होगा। इस जगह की अपेक्षा ये जगह अधिक ठंडी होगी, और यही कारण है कि शीत ऋतु में जो भारत में हवाएं चलती हैं वो किस दिशा में चलेंगी? इस दिशा में चलेंगे। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से चलेंगे। क्लियर है? जब ग्रीष्म ऋतु आएगा तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में यहां पर अब क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और इधर नीचे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो हवाएं किधर चलेंगी? ठंडे से गर्म की ओर। तो हवाएं कैसे चलती हैं? इस तरीके से चलती हैं, ठीक है ना। अर्थात हवाओं का प्रवाह हमेशा ठंडे से गर्म की ओर होता है। ये भौतिक विज्ञान का नियम है, हवाएं हमेशा ठंडे से गर्म की ओर प्रवाहित होती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों की वजह से, इसी तरीके से इस दोनों चीजों को समझ करके आप पश्चिमी विक्षोभ को और जेट धारा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ग्रीष्म काल में ये हिमालय है, हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया के अलावा चीन और तिब्बत, मध्य एशिया, चीन और तिब्बत में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊपर, 6 से 12 किलोमीटर ऊपर समझने की कोशिश करिएगा। ये धरातल है, जमीन है, अर्थात ये क्या है? धरातल। तो धरातल से 6 से 12 किलोमीटर, ये जैसे लाइन मान लेते हैं 6 किलोमीटर की, और एक और लाइन बना लीजिए, ये हो गया 12 किलोमीटर की। 6 से 12 किलोमीटर ऊपर कहां पे? मध्य एशिया, हिमालय के उत्तर में। अब लिखेंगे आप इसे, ठीक है ना, इसी तरीके से लिखेंगे। आपने हेडिंग डाला था पश्चिमी विक्षोभ, उसी में लिखेंगे कि हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, चीन और तिब्बत में, मध्य एशिया, चीन और तिब्बत में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊपर, 6 से 12 किलोमीटर ऊपर शक्तिशाली हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जिन्हें जेट धारा कहा जाता है। इतना लिख लेंगे, जिन्हें जेट धारा कहा जाता है, जिन्हें पछुआ जेट धारा कहा जाता है, ठीक है। जब सूर्य, लिखेंगे अगला नेक्स्ट पॉइंट में कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन का मतलब मैंने बताया जब सूर्य कर्क रेखा, उसके बाद विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के नीचे जाने लग जाएगा अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेगा। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यह जेट धारा भी दक्षिण की ओर शिफ्ट कर जाता है अर्थात खिसक जाता है, जिसकी वजह से हिमालय इसके बीच में आ जाता है, हिमालय इसके बीच में आ जाता है, और हिमालय की स्थिति के कारण यह इसको 2 वर्गों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। इसकी एक शाखा हिमालय से टकरा करके उत्तर भारत में प्रवेश करती है, जिसे पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा कहा जाता है, जिसे पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा कहा जाता है। और
इसकी जो हिमालय के उत्तर में शाखा बनती है उसे पछुआ जेठ धारा की उत्तरी शाखा कहा जाता है। ठीक है, ये रहा जेठ धारा। समझ में आया? क्या है कि मध्य एशिया, चीन और तिब्बत के ऊपर, मैं वायुमंडल की बात कर रहा हूं, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की सीमा पर 6 से 12 किलोमीटर ऊपर शक्तिशाली हवाएं चलती हैं, शक्तिशाली ठंडी हवाएं चलती हैं। उनकी दिशा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जेठ धारा कहा जाता है। यही जेठ धारा जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो वो भी नीचे आ जाता है। मैंने कहा तापमान नीचे आ जाता है तो भी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से हिमालय उसके रास्ते में आ जाता है और हिमालय की ऊंचाई की वजह से 2 वर्गों में डिवाइड हो जाता है। हिमालय उसे 2 वर्गों में बांट देता है। एक धारा उसकी उत्तर भारत के मैदान में आ जाती है और दूसरा उसकी हिमालय के उस पार अर्थात चीन और तिब्बत के पठार की तरफ प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इसे कहते हैं जेठ धारा, इसे कहा जाता है जेठ धारा। पश्चिमी विक्षोभ लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर आप देख रहे होंगे, भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, उसके आगे ईरान, इराक, इराक के आगे टर्की, टर्की के आसपास का जो क्षेत्र है मध्य एशिया में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर, ये 3 प्रमुख वहां पर सागर बनते हैं। तो मुख्यतः भूमध्य सागर की हम यहाँ पर बात करें, लिखते जाएंगे कि शीत ऋतु में, लिखेंगे शीत ऋतु में भूमध्य सागर के ऊपर, जैसे जेठ धारा बन रहा है ना मध्य एशिया, चीन और तिब्बत के ऊपर धरातल पर, इसी तरीके से भूमध्य सागर के ऊपर 6 से 12 किलोमीटर ऊपर शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवाती हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जो कि जेठ धारा के साथ मिलकर, जेठ धारा के साथ, जेठ धारा मैंने कहा तो ये दक्षिण की ओर खिसक गया है, तो जेठ धारा के साथ मिलकर हिमालय से टकराती हैं, हिमालय से टकराती हैं। हिमालय से टकराने के बाद इसकी 2 धाराएं हैं हवाओं की, वो 2 वर्गों में विभाजित हो जाती हैं। हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? 6000। हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है और हिम रेखा कितने पर बनता है? सतह से, धरातल से 4500, धरातल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हिम रेखा बन जाता है, अर्थात बर्फ जम जाएगा। आप यहां से 4500 मीटर पर जाएंगे, आप जम जाएंगे, ठीक है ना। और हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 है, हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। तो ये हवाएं भी कितनी ऊपर चल रही हैं? 6 से 12 किलोमीटर ऊपर तक चल रही हैं। तो जैसी ये हवाएं आकर के हिमालय से, आप देख रहे होंगे ये हिमालय है, हिमालय से जैसे टकराती हैं 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि भूमध्य सागर के ऊपर 6 से 12 किलोमीटर शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवाती हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जो कि हिमालय से आकर टकराती हैं। हिमालय से टकराने के बाद ये 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं, जिसकी एक शाखा उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होती है, उत्तर भारत के मैदान की ओर प्रवाहित होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ठीक है ना। यही कारण है, इसी हवाओं के कारण उत्तर भारत के मैदान में इससे बारिश होती है। उत्तर भारत के मैदान में इन्हीं हवाओं के कारण उत्तर भारत के मैदान में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, और इसमें आर्द्रता अगर अधिक है तो पश्चिमी बिहार तक इस हवाओं से वर्षा होती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो सवाल बनता है कि उत्तर भारत के मैदान में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने बोला था जेठ धारा में और पश्चिमी विक्षोभ में, आप उसी तरीके से उसको लिख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पीछे करके वीडियो क्लास है, तो पीछे करके एक बार उसे जैसे मैंने बोला है आप उसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से बन रहा है, उसे आर्द्रता भूमध्य सागर से, उसके बाद काला सागर, काला सागर के बाद कैस्पियन सागर, तो इन तीनों सागरों से इसे आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है, जिसकी वजह से ये उत्तर भारत के मैदान में बूंदों के रूप में और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के रूप में अर्थात बर्फबारी के रूप में वर्षा करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक है ना, बर्फबारी के रूप में वर्षा करती हैं, तथा यह हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में
सेब की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। सेब की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी विक्षोभ की जो दक्षिणी शाखा है, दक्षिणी शाखा यह उत्तर भारत के मैदान में बारिश करती है, जो कि पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अगर इसमें आर्द्रता है तो पश्चिमी बिहार तक ये शीत ऋतु में वर्षा करती है। ठीक है ना। तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में होता है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है ना। इसके बाद अगला हेडिंग डाल देंगे उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में बहुत कम वर्षा होती है। लिख लेंगे उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में मात्र 1% वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून भारत में बहुत कम वर्षा करती है, जो कि कुल वर्षा का लगभग 1% होता है। ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में, शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदान तथा पूर्वोत्तर भारत के मैदान से बनती हैं। लिखते जाइएगा प्रत्येक पॉइंट, उत्तर भारत के मैदान तथा पूर्वोत्तर भारत के मैदान से बनती हैं। उत्तर भारत के मैदान से जो हवाएं प्रवाहित होती हैं वो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इस प्रायद्वीपीय भारत में कहीं भी समुद्र ना होने के कारण इन्हें आर्द्रता प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से भारत में वर्षा नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पूर्वी मानसून की वो हवाएं जो पूर्वोत्तर भारत से प्रवाहित होती हैं वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरती हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने के कारण, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने के कारण इसमें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता मिलती है, जिसे पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता मिलती है, जो कि कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु में आकर टकराती हैं और इस तमिलनाडु के तट पर अर्थात कोरोमंडल तट पर ये शीत ऋतु में वर्षा करती है। अर्थात दिसंबर जनवरी में शीत ऋतु होता है और कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा होती है। ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से बस इसी क्षेत्र में वर्षा हो रही है। उत्तर पूर्वी मानसून भारत में अन्य हिस्सों में बारिश नहीं करता है। उत्तर पूर्वी मानसून सिर्फ वो कौन सी, जो कि पूर्वोत्तर भारत से बन करके निकल रही है, बंगाल की खाड़ी के यहाँ ऊपर से निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे तमाम आर्द्रता मिल जाता है, जाके कोरोमंडल तट से टकराता है और कोरोमंडल तट पर भारत में वर्षा हो जाती है। तो शीत ऋतु में जो मौसम की क्रियाविधि है उसमें महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं। पहला है जेट प्रवाह या जेट धारा, दूसरा है पश्चिम विक्षोभ और तीसरा है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। पश्चिम विक्षोभ, जेट धारा ये एक ही बात है। पश्चिम विक्षोभ और जेट धारा ये एक ही बात है। मैंने बताया था कि सूर्य जब उत्तरायण होगा अर्थात सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो यही जेट धारा अर्थात पश्चिम विक्षोभ ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर हिमालय के ऊपर से ये प्रवाहित होगा। ठीक है ना, उत्तर में शिफ्ट हो जाएगा। और जब शीत ऋतु आएगा तो शीत ऋतु में ये नीचे की तरफ आ जाएगा। मैंने बताया था किस तरीके से आएगा, तापमान ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, इसी तरीके से भी शिफ्ट होगा और ये नीचे आ जाएगा और आने के बाद ये हिमालय से टकरा जाएगा। ठीक है ना। तो हिमालय क्षेत्र में चूंकि उसकी ऊंचाई अधिक है तो हिमालय में जब ये हवाएं टकराएंगे 4500 से ऊपर की ये हवाएं हैं तो हिमालय की चोटियों से टकरा करके वहां पर ये बर्फबारी करने लगती हैं। और मैदानी भागों में चूंकि सतह के नीचे होता है तो जैसे जैसे हम सतह के नीचे आएंगे तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो इसी वजह से यही जो हवाएं हैं शीतोष्ण चक्रवाती हवाएं ये यहाँ पर बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं और यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में बारिश करती हैं। ठीक है ना। ये जो मैदानी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश हो रही है मैदानी क्षेत्रों में, उस समय यहाँ पर रबी का सीजन होता है, रबी की फसल का सीजन होता है, गेहूं का सीजन होता है। तो गेहूं की खेती के लिए मुख्यतः रबी की फसल के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है ना, बहुत ही उपयोगी माना जाता है पश्चिम विक्षोभ की जो वर्षा होती है। तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होता है? उत्तर भारत के मैदान में, पर्वतीय क्षेत्रों में और इसके अलावा कोरोमंडल तट पर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि में इतना पर्याप्त है। यहाँ से बनने वाले प्रत्येक सवाल मैंने इसमें करा दिया है। अगर आपके समझ में नहीं आया है, जो कुछ भी बात आपके समझ में नहीं आई है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग
ग्रीष्म ऋतु में मौसम की जो क्रियाविधि है उस पर मुख्यतः चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत में वर्षा का 90% वर्षा जो होती है भारत में ग्रीष्म काल में ही होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा की दृष्टि से और भारत के मानसून अर्थात जलवायु की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।